बुआ भतीजे मिल गए और बीजेपी का फट गया कलेजा। नमस्कार दोस्तों, मैं इसी विषय पे बात करूंगा, लेकिन ये जो मैंने बात की आप इससे ज्यादा खुश हो। हम भारत के लोग। बुआ भतीजे मिल गए, उत्तर प्रदेश में सरकार आ जाएगी, कुछ सांसद हमारे आ जाएंगे, लेकिन सांसद जब लोकसभा में पहुंचेंगे या विधानसभाओं में रहेंगे और हमारे संवैधानिक हकों पे प्रहार होगा तो ये भाषणबाजी करेंगे। सतीश मिश्रा जी खड़े होकर बोलेंगे, आप ताली बजाएंगे और सोशल मीडिया में बोलेंगे, देखिए यह होती है पार्टी की विचारधारा। लेकिन आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले एक निवेदन भी करना चाहूँगा दोस्तों कि जितने भी मेरी बात सुनेंगे वे मुझे कुछ गाली बके या मेरी आलोचना करें, लेकिन उस आलोचना करने के पहले मेरी पूरी बात को ध्यान से सुने दोस्तों। मैं किसी भी राजनीतिक दल का आज की डेट में कार्यकर्ता नहीं हूं, ये बात भी ध्यान से सुन ले। यदि उन्हें यकीन नहीं हो तो मैंने इस विधानसभा चुनाव जो हुए थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, उस दौरान में मैंने क्या किया था, किसके लिए काम किया था, आप YouTube चैनल में पूरे वीडियो खंगाल के देख लीजिएगा, मेरा फेसबुक आईडी देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात यह कर रहा हूं कि हमें किसी भी दल का अंधभक्त नहीं बनना है, किसी भी नेता का अंधभक्त नहीं बनना है। हमें यदि अनुयायी बनना है, फॉलोअर बनना है, तो हमें बुद्ध के फॉलोअर बनना चाहिए, हमें ज्योतिबा फूले के बनना चाहिए, हमें सावित्रीबाई फूले के बनना चाहिए, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं, और डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारधारा का अनुयायी बनना चाहिए। और उनकी जो सामाजिक क्रांति हुई, उनकी राजनीतिक क्रांति हुई या उनकी जो भी क्रांति हुई है उसका ही फॉलोअर या अनुयायी बनना चाहिए। यदि हमें अनुयायी बनना है, भक्त नहीं बोलूँगा मैं, भक्त जो होते हैं अंध होते हैं, उन्हें कुछ दिखता नहीं है, वो मानसिक गुलाम हो जाते हैं। हमें अनुयायी बनना चाहिए। तो किसके बनना चाहिए? हमें जो संविधान है उसकी रक्षा के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं उसके ही हमें रक्षक बनना चाहिए, उसको समझने वाला बनना चाहिए। तो दोस्तों मैं अपनी बात शुरू करता हूं। अभी जो 10% आरक्षण मोदी सरकार ने यह कह के लाया कि हम गरीब जो हैं, उनका ये कहना, दलील ये है कि समान वर्ग में भी लोग गरीब हैं तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। आपको मैं ये बता दूं दोस्तों, कभी भी या इतना बड़ा कोई व्यापक आंदोलन समान वर्ग के लोग या किसी ब्राह्मणों ने नहीं किया कि हमें आरक्षण दे दो। जितना बड़ा आंदोलन मराठाओं ने किया, जितना बड़ा आंदोलन हमारे जाट भाइयों ने किया, जितना बड़ा आंदोलन गुर्जरों ने किया, पटेलों ने किया, हार्दिक पटेल का आंदोलन तो आप देख ही रहे होंगे कि उनके ऊपर राशुका लगा दी गई थी, लेकिन क्या आज उनको वो अधिकार मिला? कितना बड़ा आंदोलन, देश में इतना बड़ा आंदोलन शायद ही आरक्षण मांगने के लिए कभी हुए होंगे, लेकिन उन समुदायों को मोदी सरकार ने कुछ दिया। दूसरी चीज, गोपीनाथ मुंडे जी जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के सांसद थे, बड़े एक नेता, लेकिन ओबीसी के थे। उन्होंने लोकसभा में यह आवाज उठाई थी कि कुत्ते बिल्लियों की जनगणना होती है। हमारे गांव में, नगर पालिका में या जिले में या प्रदेश में या देश में कितने कुत्ते बिल्ली हैं, कितने शेर हैं, कितने चूहे हैं, उसकी जनगणना, उसकी गिनती होती है। तो ओबीसी क्या उनसे गया बीता है? उनकी भी गिनती होनी चाहिए। वो कितना बैकवर्ड है, कितना पिछड़ा है, कितना सामाजिक रूप से, कितने लोगों को रोजगार, कितने लोगों के पास क्या है, ये सारी चीज़ों की जनगणना होनी चाहिए। जाति आधारित, सामाजिक पिछड़ापन संबंधित करा जा रहा है। जात है जो कभी जाति नहीं। जनगणना में ओबीसी का जनगणना में नहीं करना, ओबीसी को जस्टिस, सोशल जस्टिस न करना। 52% ओबीसी है, उनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फैसला किया 50% आरक्षण। क्यों? वह आरक्षण जो लोगों को आज तक सोशल जस्टिस नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला, जो दूसरे के बराबरी के नहीं है, उनको न्याय देने के लिए आरक्षण आया। और उसके आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? केवल जाति के आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है, इसलिए जनगणना आवश्यक है। मेरी मांग है, शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी ओबीसी के लिए भी शेड्यूल होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में
शेड्यूल कास्ट को 13% आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब को 9%, कुछ राज्यों में 7% आरक्षण है। उतने लोग सर्विसेज में है क्या? 50 to 54% पॉपुलेशन अगर विकास से, सुविधा से, प्रगति से दूर रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मुझे लगता है कि ओबीसी को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लेकर उनको आरक्षण, सुविधा और जनगणना करना ही चाहिए। मोहिनी जी, ऐसे मंत्रिमंडल में तुम्हारी बात नहीं सुनते तो क्यों बैठे हो ऐसे मंत्रिमंडल में? होने दो ओबीसी के लिए एक लड़ाई, लोग सर पर उठाएंगे आपको। किसी ने मांग नहीं की, सारी ओबीसी संगठन देश में मांग कर रही है कि जनसंख्या स्टेट सेंसस होना चाहिए, ये मांग उठा रही है। और आप सरकार क्या गूंगी हैं कि उनके कान पर भी नहीं कि ओबीसी आवाज उठा रहे हैं? आज मैं कहना चाहता हूं सरकार को, आज मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो उनको एक घोषणा करनी चाहिए कि ओबीसी की अलग जनगणना होगी। अगर नहीं करेंगे तो ओबीसी का, एसटी एससी का है, एसटी एससी एंड ओबीसी अगर नहीं करेंगे तो 75% पॉपुलेशन का गुस्सा आप लोगे। ज्यादा कुछ मांग नहीं रहे, केवल हमारी जनगणना करो, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी भी गिनती करो। तो एक बार ये गिनती करो। जय हिंद। लेकिन मैं ये कहता हूं, एक मुट्ठी भर वर्ग को खुश करने के लिए आपने आरक्षण दे दिया। और आप क्या कह रहे थे कि जो गरीबी रेखा में आते हैं, जो गरीब, हम उनको आरक्षण दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, संविधान में आरक्षण का प्रावधान मैं बार बार बताना चाहता हूं, आपने सुना भी होगा, संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं किए गए। आज देश में राष्ट्रपति भी बन जाओ आप तो आपको मंदिर में जाने से रोका जाता है, आपको पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है। तो ये वो क्या गरीब है इसलिए रोका जा रहा है? ऐसा नहीं है दोस्तों। आज जो व्यवस्था है वो समाज में या संविधान में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में यह उल्लेख है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ 5000 सालों से, उनको समाज में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज आपने समान वर्ग को आरक्षण दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपने गरीबी उन्मूलन के लिए दिया। हम तो ये कहते हैं कि यदि आपको उनको आरक्षण देना था या उनको उनकी गरीबी उन्मूलन करना था, उनको मुख्यधारा में यदि लाना था, जो गरीब है, अगर ब्राह्मण गरीब है या राजपूत गरीब है या कोई भी गरीब है, यदि आपको उनको आगे लाना था तो पहले उनके आंकड़ा लेके आते, इतने लोग हैं और उतने लोग हैं तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्यों है, उसके लिए आप योजना लेके आते, आपका स्वागत होता, हम भी स्वागत करते। गरीब कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का, हम चाहते हैं उसको इस देश के अंदर में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलने चाहिए, सारे हक अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन आप जो संवैधानिक जो प्रावधान है उसको आप धता बताते हुए आप कोई योजना लाएं, संविधान में संशोधन करें। और जो हमारे 131 लोकसभा सांसद है, राज्यसभा के सांसद हैं, ये वहां पर भाषणबाजी करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन वोट किससे देते हैं? मोदी जी कहते हैं जबूरे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन संविधान का अपमान करोगे तो हम आपको जंबूरे भी कहेंगे और बंदर भी कहेंगे। जब आरएसएस के जो मोहन भागवत जी कहते हैं बिहार के अंदर में आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, उसी चीज को लोकसभा में जब पारित किया जाता है तो हमारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के हो, बीएसपी के हो, समाजवादी पार्टी के हो या किसी अन्य दल के हो, वो भाषण बहुत ही अच्छा देते हैं, आपको लगता है कि बहुत प्यारा भाषण दे रहे हैं, हमारे हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन वोट किसे देते हैं? जंबूरे तो पासवान जी चालू हो गए। देखिए क्या बोल रहे हैं। का दिया गया है, मंडल कमीशन के जज ने जो है उसको कहा इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात को भूल गए कि मंडल कमीशन के सामने में जो है संविधान की धारा 16(4) था, और 16(4) जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों के लिए है, और इसलिए सुप्रीम अभी तक जो है संविधान की धारा 15 में या 16 में आर्थिक आधार नहीं जोड़ा गया था, और इसलिए उसने कहा कि हमारे सामने में सिर्फ 16(4) है, और इस 16(4) में जो है उसको हमको जजमेंट देना है, इसमें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण लिखा हुआ है,
वो आर्थिक दृष्टिकोण क्या कहते हैं कि इसमें नहीं आ सकता है, और इस आधार पर उन्होंने कहा कि वो असंवैधानिक है क्योंकि संविधान में नहीं है। अब ये संविधान में जो है फंडामेंटल राइट्स में आ रहा है, जो 15(6) है और 16(6) में आ रहा है, तो अब वो संवैधानिक हो जाएगा। और जब संवैधानिक हो जाएगा तो वो जो असंवैधानिक कहा जा रहा था वो मामला जो है खत्म हो जाएगा। तीसरा चीज क्या कहते हैं कि जो 50% तक आरक्षण का मामला है वो भी 50% तक आरक्षण जो है। तो अपने अठवले साहब खड़े हो गए, देखो कैसा कॉमेडी कर रहे हैं। क्या हमने लोकसभा में आपको कॉमेडी करने के लिए भेजे थे? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आपको हंसी मजाक सूझ रहा है। देश का रक्षण 2019 में कांग्रेस का हो जाएगा भक्षण। राहुल जी मोदी जी के साथ क्या? थोड़ा बैठो, शांति रखो। यस, शांति रखो, शांति रखो, नहीं शांति रखो, प्लीज अटल जी, नहीं शांति रखो, शांति रखो, आप बोलिए। शांति रखो, शांति रखो। आप बोलते रहो। तो ये अध्यक्ष महोदया, सवर्णों को 10% आरक्षण देने का निर्णय बहुत हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। मैं बहुत बार मांग करता था कि दलित समाज को आरक्षण मिला है, आदिवासी को मिला है, ओबीसी को मिला है, लेकिन सवर्ण समाज में जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो हमारी तरफ देखते थे, और सवर्ण समाज में सभी लोग अमीर नहीं है। इनको देखिए आप, मतलब इन्होंने सर्कस बना लिया लोकसभा को, और संविधान के जो भी भावना है, मूल भावना है, उसकी हत्या करने के लिए आपने इनको ही खड़ा किया सामने। किनको? जो संविधान की दुहाई देते हैं, जो या आपके हक अधिकारों की वकालत करने। असदुद्दीन ओवैसी, इनसे बहुत अच्छे उन्होंने बात रखी, और सिर्फ बात नहीं रखी, भाषणबाजी नहीं की, गाल नहीं बजाया। इन्होंने उस विधेयक का विरोध किया, उस संविधान संशोधन का विरोध किया दोस्तों, और उन्होंने वोट उसके खिलाफ में दिया। आरजेडी के जो नेता है मनोज सिन्हा या मनोज झा जी हैं, उन्होंने इसके खिलाफ में वकालत की। जो तेजस्वी यादव, उन्होंने इसका फरमान या जो भी उनकी पार्टी का जो एक नीति होगी उसके तहत उसका विरोध किया और उसके खिलाफ में वोट दिया। अन्ना द्रमुक पार्टी है एक साउथ की, उन्होंने इसका विरोध किया और उसके खिलाफ में वोट दिया। And why do I oppose this bill is point number 1. This bill is a fraud on the Constitution. Okay. This bill is an insult to Baba Saheb Ambedkar, because what was the original purpose of giving reservation was to give social justice, to reduce social educational backwardness. The third point is, madam, in the spirit of our the Constitution does not recognizes economic weaker sections at all. It is against the spirit of the Constitution. Yes. It is against what the framers of the Constitution have thought. So this government cannot have more wisdom than the framers of our Constitution. My point number 4 is reservation is given for justice. May I know from the government, have the Janyodharus and the Savarnas ever faced untouchability, oppression, discrimination, encounters, police beatings, dropout, lower number of people in graduates? These are all traits which are found unfortunately. खिलाफ में वोट दिया। मैं तो आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर बोलना चाहिए, उनको भी थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने वॉकआउट किया, कम से कम भाषण भी दिया इसके खिलाफ में और वॉकआउट भी किया। लेकिन जो ये लोग हैं, खड़गे जी हैं, सतीश मिश्रा जी हैं, या अन्य जो सांसद हैं, रामविलास पासवान साहब हैं, या अठवले जी हैं, उदित राज जी हैं, ये लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? ये लोग संविधानिक जो संविधान का जो मूलभूत भावना है उसके खिलाफ में काम कर रहे थे, उसके खिलाफ में बोल रहे थे। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, ये लोग वहाँ पर जो तर्क दे रहे थे बिल्कुल बेतुके तर्क थे। तो दोस्तों आपको थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन अंत में एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ है वो अच्छा हुआ है, उसके लिए मैं दोनों नेताओं को बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन
एक नसीहत भी देना चाहता हूं समाज की तरफ से। एक संविधानवादी होने के तहत उन्हें एक नसीहत और उन्हें एक में एक राय देना चाहता हूं कि आप लोगों ने गठबंधन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आपके 38 सांसद या 40-80 सांसद लोकसभा में पहुंच जाएंगे, उसके लिए अभी से बधाई देता हूं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके लिए अभी से मेरी मंगल कामनाएं हैं। लेकिन आप जब लोकसभा या विधानसभाओं में जाएं और संविधान की धज्जियां उड़ाए जाए, संविधान का जब अपमान हो, तो सिर्फ भाषणबाजी मत करिएगा, उस समय अपना स्टैंड क्लियर करिएगा। अब देश का युवा अब आपकी बातों में नहीं आने वाला। अब अंधभक्ति की जो ये पट्टी बंधी हुई है ना, काली चादर बंधी हुई है, पट्टी बंधी हुई है, उसे मैं निकालना चाहता हूं और वो निकल रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। और जितने भी लोगों ने चापलूसी वाले भाषण दिए और आप उनके भाषणों को सुनकर खुश हो गए होंगे, तो ऊपर जो लिंक चल रही है उसे देख ले, उन लोगों ने क्या क्या कहा और वोट किससे डाला, आप न्यूज़पेपर पढ़ के देख लीजिएगा। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।